स्वागत है आपका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉ है। आपको मुख्य यहां बातें क्या समझनी है उसको देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास में ये दो आवेश हैं, एक तो है Q1, एक आवेश है Q2। ठीक है, और ये किसी मूल बिंदु O से किसी दूरी पर रखे हुए हैं। यहां पर मान लीजिए इस पहले वाले आवेश का जो स्थिति सदिश है वो हमारा R1 वेक्टर है और दूसरे वाले का जो स्थिति सदिश है वो होगा R2 वेक्टर। मेरी बात एकदम क्लियर होगी। और इन दोनों का जो बीच में ये जो दूरी दिखाई गई है ये अगर इसके सापेक्ष निकाला जाए और इसके सापेक्ष निकाला जाए तो दोनों के लिए अलग अलग होता है। देखिएगा आपको पता है कि ये प्लस हो और ये प्लस हो तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल और इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल वो क्या होगा, देखते हैं। देखिए बल की बात करें तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इसको प्रतिकर्षित करना चाहेगा, मतलब ये बल लगाएगा इस दिशा में। क्लियर है यहां तक बात। और इसका नाम क्या होगा, आप एक वर्ड को याद कीजिएगा, प्रकरण। आप इस तरह से याद रखिए एक वर्ड को, ये है प्रकरण। ठीक है, प्रकरण का मतलब है पर और यहां लिख लीजिए कारण। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने की। प्र मतलब पर, करण मतलब कारण। तो यानी कि इस पर इसके कारण, यानी कि F1 पर 2 के कारण बल लगा। ठीक है, तो इसकी दिशा होती है तो F12 और इसके द्वारा इस पर लगेगा तो पर और ये है कारण, तो इसकी दिशा हो जाएगी इस इधर और ये हो जाएगा 2-1 वेक्टर। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? पर कारण क्लियर है यहां तक। अब हम दोनों के बीच का जो ये स्थिति सदिश है कि ये इसके सापेक्ष कहां पर है, तो इसको अगर हम देखें तो इसको हम शो करेंगे FR21 वेक्टर इज इक्वल टू वो होगा R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहां पर जो दूसरा है यानी R2 जो हमारा जो ये वाला सदिश है, ये जो हमारा आवेश है वो इसके सापेक्ष कहां पर रखा हुआ है। क्लियर हो रही बात भाई? हमारा जो ये Q2 आवेश है वो इसके सापेक्ष यानी सापेक्ष वाले को आपको बाद में लेना है। सिंपल सा ये याद रख लीजिए, बाद में लेना है आपको सापेक्ष वाला। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से हमारे पास में ये डायग्राम बनता है। आइए इसके डेरिवेशन को समझते हैं। डेरिवेशन में क्या कहता है कि माना दो आवेश मूल बिंदु O से R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर दूरी पर रखे हैं, जिनके परिमाण क्रमशः क्या है, Q1 तथा Q2। ठीक है, अतः एक के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, तो हम ऐसे बात कर लेते हैं। पहले हम इसको निकालें तो देखिए Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। यहां पर हम बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि पर और ये है कारण, तो यहां पर हमारे पास में निकलेगा F12 वेक्टर में लगा दें तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा, निर्वात में रखा हुआ है। ज्यादातर जो हम डेरिवेशन यहां पर करेंगे वो निर्वात की स्थिति में करेंगे, तो यहां पर आपको एप्सिलॉन नोट लेके चलना है। कल के वीडियो में हमने इसको जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आया Q1 और Q2 अपॉन में R12। क्लियर है यहां तक की स्थिति? ये हुआ स्क्वायर। और जैसे ही आपने यहां पर वेक्टर लगाया है तो यहां पर आ जाएगा R12 का कैप।
अब एक बात समझिएगा, इस बात को ध्यान से देखिए, वहां पर तो मैंने लिखा 2 1, यहां लिखा 1 2। ध्यान से समझिए, जब हम 1 2 की बात करेंगे तब यहां पर 1 2 की स्थिति होगी, जब यहां पर 2 1 की बात करेंगे तो यहां पर 2 1 की स्थिति होगी। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास हुआ समीकरण नंबर 1, जहां R12 कैप इज इक्वल टू है R12 वेक्टर अपॉन में R12। क्लियर है यहां तक की स्थिति, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एकांक सदिश, एकांक सदिश, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास में ये वैल्यू आती है पहले वाले के लिए। अब हम बात करेंगे इसके कारण, अब हम बात करेंगे Q2 पर। पहले हमने 1 के कारण 1 पर 2 के कारण बात कर लेना, अब हम इसका उल्टा करते हैं जस्ट, ठीक है। तो दूसरे वाले की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इसको क्या करेंगे, ये बच्चों नोट्स में उतारते रहिएगा जिससे आपको ये चीज समझ में आती रहे, ठीक है। देखिए अब हम निकाल रहे हैं सेकंड कंडीशन को। देखिए सेकंड पोजीशन हमारे पास में Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो आप देखिए इसका नाम हुआ 2 पर 1 के कारण, ठीक है। तो वेक्टर लगा दिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हुआ Q1 Q2 अपॉन में R। अब बताइए क्या हुआ, यहां 2 1 आ रहा है, यहां आ जाएगा 2 1 का स्क्वायर, और यहां पर वेक्टर है तो ये हो जाएगा R21 कैप। मेरी बात एकदम क्लियर है। तो यहां पर हमारे पास में ये होगी समीकरण नंबर 2। अब यहां पर एक बात समझिए, अगर मैं यहां पर 1 2 की, जैसे यहां पर हमने 2 1 की वैल्यू लिखी हुई है, तो हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास में 2 1 वेक्टर की जो स्थिति है वो है ऐसी, माइनस में R1, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात। अगर मैं यहां पर R12 वेक्टर निकालता तो क्या होती, R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर, यही होती, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर रखना चाहता हूं तो यहां पर क्या आएगा, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस में R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो यहां पर हुआ क्या कि जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन सी समीकरण को, समीकरण 1 व 2 को तुलना करने पर अब आप इसकी तुलना कीजिए। जैसे ही तुलना करेंगे तो अब आपको क्या देखने को मिलता है कि यहां तो है 2 1 और यहां पर है हमारे पास में 1 2, तो ये माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो माइनस में यदि होगा देन हमारे पास में जो F12 वेक्टर मिल रहा है, ये वाला F12 वेक्टर मिल रहा है, ये वाला, उसका मान F21 वेक्टर के बराबर तो होगा, परंतु दिशा विपरीत होने के कारण ये हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये होगा कूलाम बल का सदिश निरूपण। बच्चों अगर हम इसका परिमाण निकालें, क्या निकालें, परिमाण, तो परिमाण के लिए क्या करते हैं आप समझिएगा, F12 वेक्टर बराबर में माइनस F21 वेक्टर। तो परिमाण के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से लगा देंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन गया F12 बराबर में F21। तो यहां से एक परिभाषा निकल के आती है, वो परिभाषा ये आती है कि लगने वाले, यानी आपस में जो लगने वाले बल हैं वो एक दूसरे के परिमाण के तो बराबर होते हैं, परिमाण में तो बराबर होंगे परंतु दिशा में विपरीत होंगे। तो अगला पॉइंट हम लेने जा रहे हैं वो है बहुल आवेशों के कारण, बहुल आवेशों के कारण किसी आवेश पर बल, या हम इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है।
तो समझिएगा इसको, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए बहुल आवेश का मतलब बहुत सारे आवेश जहां पर हों तो उनके कारण किसी एक पर्टिकुलर आवेश पर जब बल की बात की जाती है तो उसे हम अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है इसको समझेंगे। देखिए यहां पर मान लीजिए एक आवेश है Q1 जो इस मूल बिंदु से R1 वेक्टर दूरी पर रखा हुआ है। क्लियर है यहां तक? दूसरा हमारे पास में Q2 आवेश है जो कि इस मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? R2 वेक्टर दूरी पर है। ठीक है, एक पर मान लीजिए यहां पर है Qn आवेश। ठीक है, Q1 Q2 Q3 Qn तक हम जाए तो इस प्रकार से इनकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है? Rn वेक्टर है। ठीक है, यहां तक की स्थिति। अब हम ये देखेंगे कि इन सभी आवेशों के कारण, यानी कि ये पूरे आवेशों का एक निकाय है जिसको हमने कहा बहुल आवेश, उनके कारण किसी आवेश पर बल। ठीक है, तो एक आवेश हम मान के चलते हैं कि यहां पर एक आवेश है जिसको हमने कह दिया Q0 आवेश है। क्या आवेश है? Q0। अब इस पर इन सभी के कारण कितना बल लगेगा? वो टोटल बल जो होगा वो होता है अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा। देखिए उसमें हम देखेंगे कि यानी कि इससे इसकी दूरी कितनी है। ठीक है, तो ये दोनों ही देखिए आवेश है। ठीक है, तो ये एक बल लगाएगा इस डायरेक्शन में और इसका नाम क्या होगा वो बताएंगे आप। देखिए क्या होता है? पर कारण। समझ में आई बात? देखिए F0 1 वेक्टर, नॉट पर 1 के कारण। क्लियर है यहां तक? अब देखो 2 वाले के कारण अगर हम बात करेंगे तो 2 के कारण होगा ऐसे, हो जाएगा इस डायरेक्शन में और इसका नाम होगा F0 2 वेक्टर। क्लियर है यहां तक की स्थिति? और इसके बाद में हमारे पास है Qn वेक्टर। ठीक है, Qn सॉरी, तो यहां पर इसकी दूरी जो है वो इस प्रकार से रहेगी। अब ये बताते हैं दूरी का भाई, और बल लगेगा इस डायरेक्शन में और ये हो जाएगा हमारे पास में F0 n वेक्टर। क्लियर है यहां तक की स्थिति? अब देखिए ये जो हमारे पास में Q0 था, इसकी यहां से जो दूरी है वो हम यहां से लेते हैं। देखिए इस प्रकार से वो अगर देखें तो ये जाती है ऐसे। ठीक है, ये दूरी है यहां से, इसका नाम हम दे देंगे R0 वेक्टर। क्लियर है? अब देखिए प्रत्येक की दूरी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके और इसके मध्य की दूरी, इसके और इसके मध्य की दूरी, तो आप किसके सापेक्ष किसको देख रहे हैं? क्योंकि हम इसके सापेक्ष इसको देख रहे हैं कि भाई हमको तो बल इस पे लगाना है ना। भाई मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे सापेक्ष वो अगला वाला कहां है? ठीक है, तो दूसरे वाले की स्थिति की बात कर रहे हैं तो R0 मेरे सापेक्ष। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा R0 1 वेक्टर। 2 वाले की बात करेंगे तो R0 2 वेक्टर, इस वाले पद की है ना, और इस वाले की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा R0 n वेक्टर। क्लियर है यहां तक? इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वीडियो को एक बार पॉज करके रिटर्न जाइएगा और इसको ध्यान से समझिएगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि इस पर टोटल बल कितना काम करता है। ठीक है, जैसे कि हम यहां पर एक बार थ्योरी में लिख लेते हैं कि माना Q1 Q2 एंड सो ऑन Qn परिमाण के आवेश मूल बिंदु से क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर एंड सो ऑन Rn वेक्टर दूरी पर रखे हैं। अतः परीक्षण आवेश Q0 है ना वाला, Q0 पर लगने वाला परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत द्वारा ज्ञात किया जाता है।
ठीक है। अब ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है इसको समझिए। इसके अनुसार किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। ठीक है, अर्थात क्या बनेगा, अर्थात हम निकाल रहे हैं एफ नॉट पर, तो देखिए ये हो जाएगा एफ नॉट वेक्टर बराबर में पहला हमारे पास में बल है एफ नॉट 1 वेक्टर प्लस में एफ नॉट 2 वेक्टर प्लस में एफ नॉट 3 वेक्टर प्लस में एंड सो ऑन एफ नॉट एन वेक्टर। क्लियर है यहां तक की स्थिति? ठीक है, अब हम प्रत्येक के मान निकालेंगे, प्रत्येक के मान निकालकर यहां पर रखेंगे और इसका एक फॉर्मूला रूप निकालेंगे जो हमारा इस टॉपिक का आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो इसको समझ लीजिएगा और इसको जरूर से जरूर अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां तक हो गया। अब हम आगे चलेंगे, यहां पर हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया है इस प्रकार से ये वाला। अब देखिए प्रत्येक मान निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे एफ नॉट 1, तो एफ नॉट 1 की बात करेंगे तो ये वाला है ना हमारे पास में दूरी, तो ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। कौन कौन से हैं, नॉट और 1 है ना, तो नॉट और 1 और दूरी है इनके बीच नॉट 1 का स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा आर नॉट 1 का कैप। मेरी बात एकदम क्लियर है? ठीक है, और उसके बाद में चूंकि देखिए ध्यान से समझिएगा, एक बात कह रहा हूं, चूंकि आर नॉट 1 कैप इज इक्वल टू क्या हो सकता है, आर नॉट 1 वेक्टर अपॉन में आर नॉट 1 लिख सकता हूं क्या मैं इसको? तो इसको उठाकर, इस पोजीशन को उठाकर अगर मैं यहां पर रख दूं, इसको उठाकर मैं यहां पर रख दूं, इसको उठाकर मैं यहां पर रख देता हूं, देन हमारे पास क्या बनेगा, एफ नॉट वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट Q1 अपॉन में देखिए आर नॉट 1 स्क्वायर तो पहले से ही है, यहां पर वेक्टर बटे में आर नॉट 1 आ जाएगा तो ये क्यूब बन जाएगा नीचे वाला मान, तो ये तो हो जाएगा क्यूब और ये हो जाएगा आर नॉट 1 का वेक्टर। क्या ये मेरी बात एकदम क्लियर है? ठीक है, तो ये हुआ समीकरण, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, इसको दे दीजिए 2। क्लियर? अब सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला का मान कैसे निकलेगा और एक किस पे बल लग रहा है, नॉट पर 2 के कारण, नॉट पर 2 के कारण यदि बल की बात करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, सेम ऐसा सही आंसर आना चाहिए हमारा, बस इसमें आवेश बदल जाएंगे, तो क्यू नॉट तो है ही और Q2 आर नॉट 2 क्यूब आर नॉट 2 वेक्टर, समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा n के लिए भी मान निकलेगा, चलिए उसको भी देखते हैं। देखिए यहां पर आ जाएगा एफ नॉट एन वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब हम क्यू एन की बात कर रहे हैं, एन के द्वारा बल है ना, तो यहां हो जाएगा आर नॉट एन का क्यूब आर नॉट एन का वेक्टर। तो इसके बाद में ये सभी वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। चलिए देखते हैं उसको और आंसर क्या आता है। देखें एफ नॉट वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारा था एफ नॉट 1 वेक्टर, एफ नॉट 1 वेक्टर की जो वैल्यू है वो ये वाली है और इन सभी में अगर आप एक चीज को नोट करेंगे तो वो ये है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट ये सभी में कॉमन आ रहा है। देखिए क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन में रखता हूं तो वो सभी में क्या आ जाएगा, कॉमन। तो कॉमन आने पर क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारे पास बचा Q1, ऊपर तो बचा Q1, नीचे बचा हमारे पास में R नॉट 1 का क्यूब और R नॉट 1 का वेक्टर। ठीक है ये वाला। उसके बाद है प्लस
उसके बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन के लिए बचा है Q2 अपॉन में R नॉट 2 का क्यूब और R नॉट 2 का वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे बढ़ जाएंगे और nवें आवेश के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा Qn अपॉन में हो जाएगा R नॉट n का क्यूब और R नॉट n का वेक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू हमारे पास में आएगी और फिर हम देखेंगे कि F नॉट वेक्टर जो है उसका मान हमारे पास में कैसा बना, देखो Q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इन सभी को हम एक सिग्मा फॉर्म में लिख देते हैं। सिग्मा फॉर्म में यदि हम बात करेंगे तो I इज इक्वल टू 1 टू लिखेंगे n तक। ठीक है, क्योंकि एक पोर्शन का मान जो है वो अगले वाले के उससे अगले वाले पे यानी कंप्लीट जो n तक हमारे पास आवेश हैं उनमें सभी में समान दिखाई दे रहा है। देखिए Q अपॉन R Q अपॉन R इंटू R, Q अपॉन R इंटू R, ये सब दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम इनको बांट लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर है 1, यहाँ है 2, फिर 3, फिर 4, 5 और n तक जा रही वैल्यू। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 n तक जा रहा है। तो इनकी जगह पर हम i लिख देंगे, बाकी को सेम ऐसा कैसा उतार देंगे। तो QI अपॉन में R नॉट I का क्यूब और यहाँ पर हुआ R नॉट I का वेक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये वैल्यू आएगी और ये जो हमारे पास में मान होगा वो इस प्रकार से हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आएगा मान जिसको हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।